Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 20th of January 2022, Thursday. Motivation of the day is it's hard to beat a person who never gives up. आज के न्यूज़ डिस्कशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जहां पर हम ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के कैप को लेकर के जो रिवीजन हुआ है रिसेंटली, सेबी ने जो रिवीजन किया है ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट कैप को लेकर के इन केस ऑफ एमएफ्स, सबसे पहले इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम गवर्नमेंट किस तरह से फिस्कल प्रूडेंस को इंश्योर कर रही है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट इनटू द अपकमिंग बजट, इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जहां पर आरबीआई ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के कुछ प्रोटेक्शन की हैं। इसी न्यूज़ आर्टिकल में हम आरबीएल और एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ भी कवर करेंगे। And apart from all these discussion, we will cover some other news clips related to tax exemption into upcoming budgets, Geo's spectrum dues, NTPC coal import, 5G rollouts fear, and loss of Sony because of the Microsoft deal. So today's discussion is going to be very interesting. So stay tuned with me and start with article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard newspaper. Security and Exchange Board of India is considering to double the overseas investment cap or overseas investment limit for domestic mutual companies, domestic mutual funds. और अगर ये अप्रूव हो जाता है ये लिमिट या ये कैप, so in that case, this particular move will help the citizen to diversify their investment. As per the sources, market regulator is thinking to increase the industry-wide limit from $7 billion to $12 billion to $15 billion, या तो $12 billion या तो $15 billion तक ये लिमिट इंक्रीज करी जा सकती है। तो सेबी जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज करने जा रही है, जो कि अभी करंटली $7 बिलियन है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनकी स्कीम्स को देखा जाए तो अभी जो ये 7 बिलियन की लिमिट है ये भी फुली यूटिलाइज नहीं हुई है। हालांकि अब जो है डोमेस्टिक फंड हाउसेज जो है रिसेंटली बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर फॉरेन असेट्स में एक्सपोजर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस आर एक्चुअली लॉन्चिंग स्कीम्स दैट अलाउ द एक्सपोजर ऑफ ओवरसीज असेट्स। ऑल्दो जो ये 7 बिलियन की लिमिट है ये अभी भी फुली रियलाइज नहीं हुई है, बट येस सम प्लेयर्स आर अप्रोचिंग द कैप एंड दैट इज व्हाई सेबी इज थिंकिंग टू इंक्रीज द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंडिविजुअल फंड हाउसेस। जैसे कि एक रेनाउंड असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल हैज़ halted lump sum subscription and switched into its 3 international schemes to manage the overseas investment limit. और सेबी अभी करंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन में है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज करने के प्रपोजल को लेकर के। और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और आरबीआई इसके लिए तैयार हो जाती है तो बहुत जल्दी लास्ट मंथ तक ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इसका बेनिफिट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या मिलेगा? जो इन्वेस्टर्स अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उनका जो पोर्टफोलियो है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। दे कैन इन्वेस्ट इनटू ओवरसीज स्कीम्स in order to get the more profit, in order to get or diversify their risk portfolio as well. तो इस इंक्रीज जो लिमिट इंक्रीज हो रही है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इसका बेनिफिट दोनों ही साइड को मिलेगा, यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए भी है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी होगा इसका एडवांटेज। एंड दिस इज द domestic mutual funds aggregate foreign equity holding that has been tripled in financial year 22 in comparison to financial year 21। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम देखें तो जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं उनकी एग्रीगेट फॉरेन इक्विटी होल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है। उसको देखते हुए सेबी को इस बात की ज़रूरत लगी कि देयर इज़ अ टाइम टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। गवर्नमेंट टेल्स द मिनिस्ट्रीज टू कीप एक्सपेंसेस इन चेक।
प्री बजट डिस्कशन, प्री बजट नेगोशिएशन में को लेकर के ऐसा पहली बार नहीं कि गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट किया है फॉर मिनिमाइजिंग, फॉर रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट है इसी दिसंबर के मंथ में डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को डायरेक्ट कर चुकी थी कि किसी को भी एक्स्ट्रा बजट फंडिंग नहीं होगी। और कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस भी किया था कि जो गवर्नमेंट के नेट और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें जो एलोकेशन हुआ था फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 बजट एलोकेशन हुआ था, उस एलोकेशन का 60%, 50 to 60% भी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो नवंबर तक खर्च नहीं कर पाई हैं, उसका एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई हैं। So ahead of budget session of Parliament, the Finance Ministry is directing or requesting all the departments and ministries to restrict their expenses within the allocated limit. सीधा सीधा उन्हें ये बोला गया है कि किसी भी तरह का जो एडिशनल फंड है वो तभी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट मांगे गवर्नमेंट से जबकि वो एक्सपेंस जो है वो अनअवॉइडेबल हो, बहुत ज़रूरी हो। और इसका सीधा पर्पस हम बोले, सीधा रीज़न क्यों गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, सीधा सीधा ये रीज़न है फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दे वांट टू कीप द फिजिकल डेफिसिट विद इन द टारगेट ऑफ 6.8% for financial year 22, and for financial year 22-23 they will announce the new fiscal deficit target। तो फिजिकल प्रूडेंस को मेंटेन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने डिपार्टमेंट और अदर मिनिस्ट्रीज को डायरेक्ट किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक तो ये प्री बजट डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन है, ये कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले बजट यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट के पोस्चर को भी इंडिकेट करता है। दूसरी बात ये है कि Q4 में अगर हम देखें इंडिया में, तो Q4 में जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, दे एक्चुअली गो फॉर सप्लीमेंट्री डिमांड। सप्लीमेंट्री डिमांड करते हैं फॉर व्हाट? फॉर ग्रांट फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, कि अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो मीट आउट नहीं हुए हैं जब उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजटरी एलोकेशन से, तो डिपार्टमेंट्स को ये फैसिलिटी दी जाती है मिनिस्ट्रीज को कि वो सप्लीमेंट्री डिमांड रेज कर सके फॉर एडिशनल ग्रांट। और इसी सप्लीमेंट्री डिमांड को लेकर के गवर्नमेंट ने अभी मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट किया है कि अगर आप सप्लीमेंट्री डिमांड रेज करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, अगर आपके एक्सपेंसेस मीट आउट नहीं हुए हैं ऑन द गिवन बजटरी एलोकेशन, तो एडिशनल डिमांड रेज करने से पहले, एडिशनल ग्रांट को रेज करने से पहले आप ये देखें कि वो एक्सपेंडिचर अनअवॉइडेबल है, बहुत ज़रूरी है, तभी उस पर्टिकुलर डिमांड को रेज करें। क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 22 के बजट में, फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.8% तक ही रहे। क्यों? क्योंकि दिस वॉज द टारगेट दैट गवर्नमेंट हैज़ स्टैब्लिश्ड फॉर बजट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल, तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस भी किया था कि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 6.5% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट नहीं रख रही, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं, मिनिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ है कि जो आगे आने वाला टाइम है यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर नहीं किया तो दिस विल सेंड अ बैड सिग्नल टू द प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज होगा। और अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर का एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है इन द इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देयर विल बी नो मनी इन द मार्केट, लेस डिमांड, लेस एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट मे इवेंचुअली लीड टू लेस डिमांड में लीड टू लेस प्रोडक्शन और लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक रिसेशनरी कंडीशन। इसीलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये पता है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज टारगेटिंग 6.5% ऑफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। और 22 के टारगेट को मेंटेन करने के लिए, अचीवेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 तभी रिलीज करी जाएगी जबकि वो जो एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री टारगेट कर रही है वो एक्सपेंडिचर अनअवॉइडेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिजेंसी है भाई, इसके अगर वो फंड एलोकेट नहीं किया जाएगा तो देयर विल बी मोर हार्मफुल इफेक्ट।
And this is the supplementary demand for grants for financial year 22 as per the data. So first, gross additional spending 1.87 trillion and net cash outflow 23,675 crores. Second, gross additional spending was 3.7 trillion and net cash outgo is 3 trillion only. तो अगर हम देखें क्लियरली तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बोला भी है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से कि जो कंटिजेंसी फंड में जितना एलोकेशन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट जो हैं मिनिस्ट्रीज जो हैं वो फंड रेज करें, स्पेशली ऐसे खर्चों के लिए जो कि अवॉइडेबल नहीं है, जैसे कि अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिस पे फंड देना ज़रूरी है तो इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट फंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज अदर एक्सपेंडिचर को फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया जाए इन ऑर्डर टू मेंटेन द 6.8% फिस्कल डेफिसिट टारगेट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। Digital payments see rapid growth in March-September RBI. So as per the Reserve Bank of India's digital payment index, in short we call this index DPI, जो कि RBI ने जनवरी 2021 में लॉन्च करी थी। किस लिए लॉन्च करी थी? जस्ट टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीआई कहते हैं, दैट शोज द इंडेक्स ऑफ सितंबर 2021 स्टूड एट 304.06, 304 पॉइंट तक पहुंच गई है अगेंस्ट 270.5 इन द मंथ ऑफ मार्च, 270 पॉइंट से बढ़ करके। तो 270 पॉइंट्स जो कि मार्च में इंडेक्स थी, सितंबर आते आते वो इंक्रीज होकर के 304 तक पहुंच गई है। अब 270 से 304 तक डीपीआई पहुंच गई। व्हाट दिस इंडिकेट्स? दिस पर्टिकुलर increase in DPI indicates a rapid adoption and deepening of digital payment all across the country. Simplified form में ये increase in DPI indicate करता है कि इंडिया में मार्च से लेकर के सितंबर तक जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक में इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स ने, कंज्यूमर्स ने डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है एंड देयर इज अ रैपिड अडॉप्शन एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट technologies. It is all across the country, not in a particular metropolitan city. और clearly RBI ने अपने statement में बोला भी है कि this particular index RBI DPI index indicates the significant growth in adoption, और ये कहीं ना कहीं बता रहे कि now people are adopting the digital पेमेंट। और अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात करें इन केस ऑफ पेमेंट, तो करंट गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस रहा है कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जाए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। अगर हम बेनिफिट्स पर जाएं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रीज़न है वो ये है कि इस तरह के जो पेमेंट्स होते हैं वो ट्रेसेबल होते हैं। ब्लैक मनी या हिडन ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट के केसेस में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते अनटिल अनलेस क्रिप्टो करेंसीज में या क्रिप्टो फॉर्मेट में उसको ना किया जाए। तो अगर इस डीपीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को हम पिछले कुछ सालों 2019 से देखना शुरू करें तो मार्च 2019 में ये इंडेक्स 153.47 थी, यानी 153.47 थी, जो कि सितंबर 2019 तक आते आते 173.49 तक पहुंच गई, जो कि मार्च 2020 में 207 तक पहुंच गई थी। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सितंबर तक इट हैज़ क्रॉस्ड द पॉइंट ऑफ 217.74, और सितंबर 2020 से अगर हम कंपेयर करें तो सितंबर 2021 तक 2017 से इंक्रीज होते हुए 304 तक ये इंडेक्स पहुंच गई, जो कि सिग्निफिकेंटली आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के अडॉप्शन बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैम जब 2021 में लॉन्च हुई थी ये स्केल, तो 2019 का डेटा और 2020 का डेटा कहाँ है? डेफिनेटली आरबीआई ने 2021 में ये लॉन्च करी थी, लेकिन
पेमेंट का डेटा, जो डिजिटल पेमेंट्स का डेटा है वो पहले से भी अवेलेबल था, और जो स्केल है उसमें जो मेथडोलॉजी यूज़ करी गई, जो पैरामीटर्स इंडिकेटर्स यूज़ किए, उनको यूज़ करते हुए 2019 और 2020 की भी डीपीआई आरबीआई ने पब्लिश करी थी। और आरबीआई ये जो इंडेक्स है ये सेमी एनुअल बेसिस पर पब्लिश करती है विद द लैक ऑफ 4 मंथ्स। और अगर इसके बेस ईयर की बात करी जाए, डेफिनेटली अगर इंडेक्स है तो कोई ना कोई बेस ईयर भी होगा, तो मार्च 2018 इसका बेस ईयर है, आप ये याद कर सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम, दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इनटू योर अपकमिंग एग्जाम्स। और अगर पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर डिजिटल अडॉप्शन और डिजिटल पेमेंट्स के डीपनिंग को लेकर के आरबीआई मेजरमेंट करती है, एंड दिस इज द डेटा दैट इंडिकेट्स द इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2019। फाइनेंशियल ईयर 2019 से हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन, और पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर अडॉप्शन को और ज़्यादा बूस्ट किया है। अब देख लेते हैं some other news clips that are related to banks only. RBL Bank may raise rupees 1,500 crore via equity. RBL Bank, if you are aware about this bank history, recently RBL Bank में बहुत ज़्यादा टर्मोइल मचा हुआ था इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डायरेक्टर भी अपॉइंट किया था। नाउ दिस आरबीएल इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, और अब बोल सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग या री इंजीनियरिंग पर जा रहे हैं, जिसके लिए RBL is seeking to raise the new capital to allay concern over its financial health. So now RBL Bank is going for issuing the equity worth rupees 1,500 crore. तो मुंबई बेस्ड बैंक ने अप्रोच किया है आरबीआई और रेगुलेटर्स के पास फॉर इशूइंग द प्राइवेट इक्विटी फॉर फंड्स इन एक्सचेंज फॉर स्टेक, और अप्रॉक्सीमेटली $201 मिलियन यानी 1,500 करोड़ का फंड आरबीएल रेज करने जा रहा है, और जिसके लिए डेलिब्रेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आरबीआई अप्रूव कर देता है इस पर्टिकुलर प्रपोजल को तो डेफिनेटली आरबीएल विल गो फॉर इशूइंग द इक्विटी। इसके अलावा एक और न्यूज़ क्लिप दी हुई थी दैट इज रिलेटेड टू एसबीआई टू गेट रुपीज 974 crore for interest on interest payment. So Union Cabinet on Wednesday approved the additional payment of about 973 crore on account of pending claims for government compound interest waiver scheme. तो गवर्नमेंट की जो कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर स्कीम्स थी उसका जो ड्यूज थे फिलहाल के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। कुछ यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को एडिशनल पेमेंट 973 करोड़ का पेमेंट जो है पेंडिंग पेमेंट जो है वो आरबीआई को रिलीज किया है। दैट रिम्बर्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज ऑन स्मॉल टिकट लोन्स अप टू ₹2 करोड़। इफ यू रिमेंबर ये स्कीम बहुत पहले आई थी, बहुत पहले मीन्स आई थिंक 5 to 6 months before, and for that cabinet has now granted the approval to disburse the remaining 973 crore to the state owned lender, that is SBI, and the lender had to settle the claim by November 2021. And this is the data about the number of beneficiaries, amount of loan that SBI has disbursed under this scheme, and pending disbursement and claim received by RBI. So finally RBI to get rupees 900 crore for their interest on interest payment. Now let us look into the next clip. Phasing out of some tax exemptions likely. तो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है दैट इज कंसीडरिंग फॉर ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ सर्टेन डायरेक्ट टैक्स एग्जेम्पशंस दैट इज मेंट फॉर कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्स पेयर्स। इंडिया में टैक्स रैशनलाइजेशन को लेकर के हमेशा से डिस्कशन रहा है, और हर बजट में हर ईयर के बजट में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्स रैशनलाइजेशन पर जाती है जो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो डेफिनेटली इस फाइनेंशियल ईयर जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके बजट में भी गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू फेजिंग आउट सर्टेन डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन जो कि कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए था। और एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, दिस इज अमंग द टैक्स प्रपोजल बीइंग डिस्कस्ड फॉर द अपकमिंग यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23
और बहुत सारे जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको गवर्नमेंट अब ख़त्म करने वाली है. सो द परसेंटेज ऑफ कॉरपोरेट एंड इंडिविजुअल शिफ्टिंग टू अ न्यू exemption lex tax regime has been very encouraging as per the people aware about this matter, and the budget maker expect many more to make the switch in the upcoming years. इसके अलावा इस बात की भी बहुत ज़्यादा डिमांड उठती है कि इनकम के आधार पर टैक्स ना लिया जाए. इनकम बेस्ड टैक्स regime should be shifted to expenditure based tax regime. हालांकि ये डिमांड बहुत टाइम से उठ रही, जहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं इकोनॉमिस्ट में डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया में इनकम के बेसिस पर जो टैक्स लगता है इट इज़ वेरी मच इनइफेक्टिव. और अगर हम देखें जो इफेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में वो 2% से भी कम है. So instead of taxing the individual on the basis of income, they should be taxed on the basis of their expenditure. That is more rational. और अगर इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जाती है गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा और एडवांटेज भी होंगे. बहुत पेपर वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कंप्लाइंसेस वर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में इस तरह का कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, बट हाँ, मिनिस्ट्री इज कंसीडरिंग टू रिमूव सर्टन टैक्स एग्जेम्पशंस और कम टैक्स एग्जेम्पशन वाले अब बजट स्लैब्स आने वाले हैं. एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ कॉरपोरेट एंड इनकम टैक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017. तो हमें देख सकते हैं कितना कलेक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ट्रिलियन. तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो हमें देखने को नहीं मिला. ओवरऑल अगर हम देखें इस ग्राफ को तो ये एक स्टेबल ग्राफ है. जो इंक्रीज और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल भी रहा है वो कॉरपोरेट टैक्स में देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द इनकम टैक्स. तो अब देखना है, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह के टैक्स एग्जेम्पशंस को फेज आउट किया जा रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. जियो क्लियर्स प्री 2021 स्पेक्ट्रम ड्यूज. टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प की सिचुएशन से जा रही है. बहुत सारे ड्यूज़, स्पेक्ट्रम ड्यूज़, AGR ड्यूज़ और बहुत सारे अदर ड्यूज़ जो थे वो का टेलीकॉम कंपनीज पर थे, जिसमें वोडाफोन आइडिया ने तो अपने उस पर्टिकुलर ड्यू को इक्विटी में, गवर्नमेंट इक्विटी में भी कन्वर्ट करने का प्लान अनाउंस किया था, जिसको हमने डिस्कस भी किया था. अगर जियो की बात करें तो जियो इज़ वन ऑफ द एग्रेसिव company or one of the aggressive participant or the player in telecom company. So Mukesh Ambani led Reliance Jio has paid approximately 30,791 crore to the Department of Telecommunication for what? For dues on spectrum purchase that has been done before March 2021. AGR ड्यूज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम ड्यूज़ की बात हो रही है. ये भी बहुत टाइम से ड्यू थे ऑन टेलीकॉम कंपनीज. तो जियो जो है वो एक वेल स्टैब्लिश कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में. तो जियो ने अपने 30,000 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम ड्यू है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से क्लियर कर लिया है. दिस इंक्लूड द इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट फॉर स्पेक्ट्रम परचेज दैट हैज बीन डन इन फाइनेंशियल ईयर 2014 टू फाइनेंशियल ईयर 2016 and the spectrum acquired through right to use agreement with भारती एयरटेल. जो भारती एयरटेल से स्पेक्ट्रम लिए गए थे 2021 में, उसका भी ड्यू इसमें इंक्लूडेड है. अगर हम अदर टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो जियो इस समय सबसे अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ में है और इसका सब्सक्राइबर बेस जो है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. और इसी बात को लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कहीं ऐसा ना हो टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो जियोपॉली में कन्वर्ट हो जाए. एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग द पैकेज. और गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट द पैकेज टू रेस्क्यू द VI एज वेल, जहाँ पर VI के जो ड्यूज़ हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया. अप्रॉक्सीमेटली 38% की इक्विटी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होगी इफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस ऑर्डर. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. NTPC स्टेप्स अप कोल इंपोर्ट, सीक्स टू अवॉइड पावर क्रंच लेटर दिस ईयर. लास्ट कैलेंडर ईयर में कोल की शॉर्टेज को लेकर के हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ डिस्कस करी थी, जहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए थे, बहुत सारे चेंजेस लाए थे पॉलिसी फ्रेमवर्क में इन ऑर्डर टू प्रमोट द लोकल प्रोडक्शन ऑफ कोल. क्योंकि कोल को लेकर के इंडिया की डिपेंडेंसी, फ्यूल को लेकर, कोल ही क्यों, LPG की भी अगर हम बात करें, ऑयल की भी बात करें, तो फ्यूल को लेकर के इंडिया की डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट पर या अदर कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा है. इस न्यूज़ में क्या डिस्कस किया गया है? इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो स्टेट रन NTPC है दैट हैज़ सॉट
about 10 million tons of overseas coal since it issued its first international order in 2 years in the month of October. So NTPC is all set to import the coal just to avoid the power crunch that is upcoming or potential power crunch later this year. The river the reversal after year of supporting the government push to favor the local producer underscore concern about the repeat of fuel shortage that triggered the outage and power restrictions last year. तो इन कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने लोकल प्रोड्यूसर्स या कोल का लोकल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो इंपोर्ट था उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें कोल की सप्लाई पर देखने को मिला और कहीं ना कहीं उस कोल की सप्लाई और कोल की शॉर्टेज के बाद से इंडिया में पावर क्रंच को लेकर के एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था लेकिन अब एनटीपीसी ने रिज्यूम कर दिया है अपना कोल का इंपोर्ट. द न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी इज एमिंग टू सिक्योर द कार्गोज स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल when power consumption in India typically surge on summer cooling the demand. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि समर में जैसा कि इंडिया में यूजुअल होता है साइक्लिकल समर में पावर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो अभी से एंटिसिपेट कर लिया है एनटीपीसी ने और उस पावर डिमांड को मीट आउट करने के लिए एनटीपीसी इज ऑल सेट टू इम्पोर्ट द कोल ऑफ वर्थ अमाउंट 10 मिलियन टन्स. क्यों? क्योंकि फिर से शॉर्टेज आए कोल की, फिर से पावर को लेकर के खतरा मंडरा है कंट्री पर. इस वजह से एनटीपीसी इज ऑल रेडी फॉर इम्पोर्टिंग 10 मिलियन टन्स ऑफ कोल फ्रॉम ओवरसीज मार्केट. और सिर्फ एनटीपीसी ही नहीं, जो अदर पावर प्रोड्यूसर्स हैं दे आर ऑल्सो रिटर्निंग टू द सी बॉर्न कोल एंड दे आर एक्चुअली रीबिल्डिंग देयर स्टॉक पाइल. क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरह से क्राइसिस हुई थी कोल को लेकर के और उसके बाद जिस तरह से थर्मल पावर प्लांट्स इम्पैक्ट हुए थे, जो अदर इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई थी, वैसा इम्पैक्ट समर के ड्यूरेशन में इंडिया और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं चाहते हैं. दैट इज़ वाई दे ऑल हैव रिज्यूम. तो गवर्नमेंट का जो फोकस था, जो गवर्नमेंट का पुश था फॉर इंक्रीजिंग द लोकल प्रोडक्शन, वो फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है. एनटीपीसी हैज़ ऑलरेडी एग्रीड टू बाई 1 मिलियन टन्स ऑफ ओवरसीज कोल फ्रॉम अडानी इंटरप्राइजेस एंड हैड पब्लिश्ड द टेंडर इंक्लूडिंग वन from 5.7 million tons issued last week. And this is the supply graph of coal in India since December 2019 to January 2020. और हम देख सकते हैं continuously downward trend में move हो रहा है. But yes, now from financial year 22 it will start increasing क्योंकि producers have realized that local production increase करने में अभी time लगेगा. We cannot shift it on immediate basis. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 5G rollout fears to disrupt flight into US from across the world. So 5G rollouts हो गया है कुछ कंट्रीज़ में जिसकी वजह से एयरलाइंस का ये कहना है कि जो उनके एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट्स हैं उसमें एयरक्राफ्ट को लैंड करने में या टेक ऑफ करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर कंपनीज़ हैं उन्होंने फ़िलहाल के लिए अपनी शेड्यूल फ़्लाइट को पोस्टपोन कर दिया है. एयरलाइंस अराउंड द वर्ल्ड आर एडजस्टिंग देयर शेड्यूल्स एंड एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट फॉर फ्लाइट्स टू यूएस ओवर द फियर ऑफ 5G रोल आउट बाई AT&T एंड वर्जन कम्युनिकेशन नियर अमेरिकन एयरपोर्ट. तो अमेरिकन एयरपोर्ट के पास में 5G रोल आउट शुरू हो गया है. जो प्राइवेट कंपनी से दे आर गोइंग फॉर 5G रोल आउट टेस्टिंग, जिसकी वजह से जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर रोल आउट कुड इंटरफेयर विद द की सेफ्टी सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड दैट इज़ वाई दे ऑल आर रीशेड्यूलिंग एंड रीडिप्लॉइंग देयर फ्लाइट्स टू यूएस. और इवन कुछ एयरलाइंस ने तो अपनी फ़्लाइट को फ़िलहाल के लिए सस्पेंड भी कर दिया है. जैसे अगर दुबई एमिरेट्स की बात करी जाए तो उन्होंने फ़िलहाल के लिए अपनी फ़्लाइट जो है यूएस से जाने वाली फ़्लाइट्स, बहुत सारी फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है. इसी तरह जापान एयरलाइंस और ANA होल्डिंग्स ने भी मना किया है कि दे वोंट फ्लाई देयर 777 जेट टू एंड फ्रो फ्रॉम US mainland after a warning from the Boeing about how models altimeter will be affected because of this 5G rollout. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सोनी loses $20 billion in market value after Microsoft deal. तो कल हमने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने $75 बिलियन की डील करी है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिजार्ड्स को एक्वायर किया है. और माइक्रोसॉफ्ट की इस डील के बाद से सोनी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो 13% तक फॉल कर गए इन टोक्यो ऑन वेडनेसडे एंड दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉप सिंस अक्टूबर 2018.
8। सोनी के शेयर्स में अब तक का सबसे बड़ा फॉल है 2008 से लेकर के। द ब्लॉकबस्टर एक्विजिशन एस्केलेटेड द माइक्रोसॉफ्ट स्पेंडिंग स्पीड टू सिक्योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असेट्स फॉर इट्स एक्सबॉक्स गेम पास सर्विसेज and wiping $20 billion of Sony's valuation in a day। क्यों ऐसा हुआ? डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ी डील करी थी, एक्टिविजन को एक्वायर किया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के माइंड में सिग्नल गया कि नाउ माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू बी द एग्रेसिव कॉम्पिटिटर इनटू द गेमिंग स्पेस, और इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, मार्केट साइज इंक्रीज होगा, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स, जो अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के अम्ब्रेला में आ गए हैं, एंड दैट में लीड्स टू द गुड परफॉर्मेंस एंटिसिपेशन बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी वजह से सोनी के जो शेयर्स हैं वो 12.8 तक गिर गए, क्योंकि उसमें सेल ऑफ देखने को मिला, पीपल वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द माइक्रोसॉफ्ट, तो जिसकी वजह से सोनी को $20 बिलियन का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ द डील of Microsoft with Activision. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.